हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ पे जो DFCCIL का 23 तारीख को जिनका एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट एग्जाम जो हो चुका है, उनमें से भी फर्स्ट शिफ्ट का काफ़ी सारा क्वेश्चन पता चला है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो पेपर था ईजी था, लेवल जो था उसका ईजी था। ठीक है, ऐसा कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि नहीं मॉडरेट था या टफ था, सीधे बोल रहे हैं लोग कि ईजी था, आप भी जाके उड़ा के आओगे। ठीक है, तो जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो ईजी हो गया। साथ ही साथ अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो जो रीजनिंग था ये तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये टफ था। और ब्लड रिलेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे, सिटिंग अरेंजमेंट से मिले थे। और यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि आगे से जैसे किसी रो में आगे से किसी का 30वां प्लेस है, पीछे से 45वां, तो उस रो में टोटल कितने नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट हो गए या जो भी वो निकालना था। तो ये तो जिसको अगर नहीं भी आ रहा हो ना तो ऐसे पता कर सकता है। लेटर सपोज कि 4 ही लोग हैं और उनमें से ये पर्सन है और पूछ रहा है कि ये आगे से देखिए दूसरे प्लेस पे है और पीछे से तीसरे प्लेस पे है, तो टोटल नंबर ऑफ ये जो स्टूडेंट है कितना हो जाएगा। तो ये 3 और ये 2 मिला करके 5 हो गया और इसमें से 1 घटा देना होता है, तो 5 में से गया 4। तो ऐसे ही इसको भी करना था। 45 30 कितना हो जाएगा आपका 75, और यहाँ से 1 अगर आप घटा दोगे तो ये 74 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो 74 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही डाइस से भी क्वेश्चन था, रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन थे जैसे कि कंपेरिजन करने वाला कि अगर इसका संबंध इससे है तो बताइए इस चीज़ का संबंध किससे है, ऐसे करके क्वेश्चन से। तो वो मतलब रीजनिंग के टाइप हो गए। अब उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये था कि अब जो आंसर किया आएगा तभी वहाँ पे अब हम लोग देख पाएंगे। बशर्ते ये था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे रीजनिंग से। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लोग बोल रहे थे कि ना ही ईजी था ना ही टफ था। ठीक है, बीच में था। ऐसा था कि आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ईजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, तो ईजी टू मॉडरेट कह लीजिए। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से था, रेशियो प्रोपोर्शन से था। और ये जो आपका CISI है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, भले ही आपका ये लास्ट टाइम है, इसको 2-3 क्वेश्चन आपको करके जाना है अच्छे से कि आए तो मैं इसको बना ही लूँ। ठीक है, और मेंसुरेशन से आया था, वैसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पूछ रहा है इसी को देखते हुए हम फिर से इसी पे लग जाएं। तो जो आपने पढ़ा है उसको अभी तैयार रखिए, और हो सकता है कि अभी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया हो सकता है अगले शिफ्ट में वहाँ से कम उठाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अब तो ये एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन ये बस है कि इसका लेवल जो पता चल जाए कि हाँ ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है बहुत ज़्यादा टफ अभी तक तो नहीं पूछ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें अब जीके के कुछ क्वेश्चंस का, तो जीके भी आपका इजी था, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, किसी सम्मेलन के बारे में, और ऐसे ही कॉप के बारे में पूछा गया था, कॉप का मीटिंग कब हुआ था या फिर कहाँ पे होना है, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं है, सब मेमोरी बेस्ड है, बशर्ते कॉप के बारे में पूछा था। तो ये जो अभी का होना है वो तो आपका 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक यूनाइटेड स्टेट अमीरात में होना है। ठीक है, UAE में। और वहीं पे जो इसके पहले वाला हुआ था वो भी नवंबर में हुआ था 2022 में, वो आपका इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, इजिप्ट में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और वहीं पे अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे रेलवे DFCCIL का जो क्वेश्चन था ये बहुत ईजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट ऐसा लोग बोल रहे थे। लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जैसे गति शक्ति योजना, जो गति शक्ति स्कीम है, इसके तहत कितने स्टेशन खोले गए हैं या फिर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन गति शक्ति स्कीम से था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखिए क्वेश्चन है ये 2021-22 के ही बजट का है। ठीक है, 2021-22 के ही बजट का है। इसमें आपको बताया गया था गति शक्ति स्कीम के बारे में, और अक्टूबर 2022 तक का ये डाटा है कि 15 स्टेशन तब तक खोले गए थे, कार्गो टर्मिनल्स। ठीक है, जिनको कार्गो टर्मिनल बोलते हैं। तो ये 15 खोले गए थे और अगले 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ ऐसा था। अब जो भी क्वेश्चन रहा और जो भी ऑप्शन रहा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे। यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे मेमोरी बेस्ड है, जो कुछ लिख दिया गया है वही मैं यहाँ पे छाप दिया हूँ। ठीक है, और देखिए अगला यहाँ पे है जैसे कि 2022-23 में इंडियन रेलवे ने कितना माल भाड़ा कमाया। तो देखिए यहाँ पे माल भाड़ा मतलब कि आपका हो गया ये फ्रेट से कितना इंडियन रेलवे ने कमाया। तो ये कितना कमाया था, अब इंडियन रेलवे से ही पूछा था एग्जैक्ट, या फिर DFCCIL से बस पूछा था ओनली, ये नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि इंडियन रेलवे ने कितना माल भाड़ा कमाया था फ्रेट से, ये 1.62 लाख करोड़ कमाया था। ऑप्शन में था कि नहीं था, लेकिन ये मैंने आपको कराया था बजट में, किसी एक पेपर का कट लिया था और काफ़ी सारे पेपर में यही लिखा गया है। ठीक है, कि 1.62 लाख करोड़ ये फ्रेट से टोटल कमाया गया है। वहीं पे टोटल जो रेवेन्यू था वो 2.40 लाख करोड़ का था। ठीक है, इतने का था। और जो पैसेंजर से कमाया गया था, पैसेंजर ट्रैफिक से, वो कमाया गया था 63,300 करोड़। ठीक है, 63,300 करोड़ इतना कमाया गया था। ये बजट आपका जो 2023 का है उसमें ये बताया गया है। ठीक है, और 2006 में DFCCIL की बैठक किसके सहयोग से हुई, तो जापान शिखर सम्मेलन याद करिए। ठीक है, तो जापान के सहयोग से एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वहीं पे DFCCIL का कितना विद्युतीकरण किया गया है, अब ये क्वेश्चन था कि कितना लोडिंग किया गया है, ये नहीं कंफर्म है, बट और वो भी कि DFCCIL का कि इंडियन रेलवे का। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो ठीक है, अब तो वो क्वेश्चन बीत गया, वो क्वेश्चन आना नहीं है आगे के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इंडियन रेलवे की बात करें, भारतीय रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2022-23 के दौरान देखिए इंडियन रेलवे इतिहास में 6542 RKM हासिल किए गए हैं। तो ये देखिए 6542 रूट किलोमीटर का विद्युतीकृत किया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है 2022-23 वित्तीय वर्ष में। ठीक है,
तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो ये नोट करिएगा 6542 आरकेएम रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, और ये जो है आपका 2021-22 के तुलना में 2.76% अधिक है। तो ये भी नोट करिएगा 2.76, कभी कभी यही पूछता है कितना परसेंट अधिक है, और 2021-22 में 6366 था, जबकि वहीं पे अभी जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है इसमें 6542 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। और वहीं पे ये जो नई लाइन दोहरीकरण, ठीक है, जो नई लाइन बिछाने का काम हो गया, दोहरीकरण का काम हो गया, और गेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम हो गया, ठीक है, रूपांतरण करने का काम। तो ये 2021-22 के दौरान देखिए 2909 किलोमीटर हुआ था, जबकि इसकी तुलना में जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है इसमें 5243 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किया गया है। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, PIB करके होता है, उससे लिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत होगा। अब भले ही ऑप्शन में आपके जो भी लिखा हो, लेकिन ये आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट से है। तो ये भी नोट करिएगा, ठीक है, जो दोहरीकरण है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर ऐसा पूछता है दोहरीकरण कितना किया गया जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, तो आपको बताना है 5243, ठीक है, 5243 रूट किलोमीटर, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 2021-22 में कितना था 2909, और यहाँ पे 5243, ठीक है। इस प्रकार प्रतिदिन ट्रैक बिछाने का जो औसत है 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन निकलता है, ठीक है। और अब तक ये सबसे अधिक कमीशनिंग है, ये जो दोहरीकरण का भी है और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगला है कि माल लोडिंग का अगर क्वेश्चन था या फिर आएगा, तो ये था आपका कि इंडियन रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1418 मीट्रिक टन की तुलना में 2022-23 के दौरान 1512 मीट्रिक टन लोड किया, जो लोडिंग के मामले में 6.63% का वृद्धि दर्ज करता है, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर क्या पूछा गया था, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। तो माल लोडिंग भी जरूर नोट करिएगा, ये आपका 1418 मीट्रिक टन 2021-22 में और 1512 मीट्रिक टन, टोटल 6.63% के वृद्धि के साथ 1512 मीट्रिक टन की लोडिंग किया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 में, राइट। ऐसे ही आगे क्वेश्चन हो गया आपका कि DFCCIL वाज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट, तो ये आपका हो गया कंपनी एक्ट 1956, राइट। और यहाँ पे हो गया आपका हंग्री फॉर कार्गो मोटो किसका है, ऐसा भी क्वेश्चन किसी ने लिखा था, ठीक है, हंग्री फॉर कार्गो। तो ये देखिए ये जो मंत्र है ये आपका रेलवे का है, इंडियन रेलवे का ही मोटो है, ठीक है, इंडियन रेलवे का। तो बस आपको सिंपली इतना ही याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बीत गया, ऐसा मतलब क्वेश्चन ये एक तरीके से कह सकते हैं सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जनरल साइंस का, जो कि आपका इजी था, इसका जो लेवल था इजी था और वन लाइनर से क्वेश्चन थे। ये एक अच्छी बात है कि इसमें स्टेटमेंट वाइज नहीं था, ठीक है, नहीं तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाइज दे देते हैं क्वेश्चन की, बताइए ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कौन सा सही है, 1 2 या 2 3 या फिर फलाना ढिमकाना, लेकिन वन लाइनर ही है तो अच्छी बात है। कौन से प्राकृतिक संसाधन का क्षय जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो 63 तत्व, ऐसा कुछ करके था। और वहीं पे आवर्त सारणी में किसका स्थान फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन का बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, ऐसा पढ़ते थे। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली, ऐसा क्वेश्चन शायद देखने को मिला था। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, तो सरफेस टेंशन की वजह से हो गया। और जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, तो ये आपका हो गया निडारिया, ठीक है, निडारिया फाइलम, ठीक है, निडारिया फाइलम। जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, तो निडारिया फाइलम। अगर ये क्वेश्चन था तो कुछ ऐसा उसका आंसर रहना चाहिए। और वहीं पे द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए जो कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पीरियोडिक टेबल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मतलब आपका मन तो मानेगा नहीं, आप देखोगे हैं पीरियोडिक टेबल, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम हो वो किसी और टॉपिक से आपको उठाए, ठीक है, किसी और चैप्टर से उठाए साइंस के, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आपका मन नहीं मानेगा। और पीरियोडिक टेबल से आप लोग जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स, तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है ये पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है, कुछ ऐसा था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, तो ये आपका हो गया थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित होता है थाइमोसिन हार्मोन, राइट। और वहीं पे मतलब ये आपका ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर जीरोफ्थाल्मिया इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए की कमी से ये होता है, ठीक है। और द गैसेस यूज्ड इन नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस, तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है, गैसेस यूज्ड, जो नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस में गैसेस यूज होती हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अब पता नहीं यही क्वेश्चन था कि क्या था, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा गया उसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। अगला है ये हमारा थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था कि थियोडोलाइट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो ये आपका हो गया एंगल इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन करके, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन में एंगल को मेजर करने के लिए होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो काजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डैश एल्गी था, तो प्लैंकटोनिक एल्गी, ठीक है, प्लैंकटोनिक एल्गी ये हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन बस आप ऐसे ही देख लीजिए कि कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें मतलब जानने की ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बस ये मेमोरी बेस्ड है। अगला है द टाइम टेकन बाई अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, तो ये काफ़ी ईजी हो गया, आपका टाइम पीरियड हो गया। और फुल फॉर्म ऑफ SLR इन बैंकिंग, तो ये आपका हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। SLR का जो फुल फॉर्म पूछा था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। फिर हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये हो गया आपका 63। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से करता है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति जो कि मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। फिर मानसून अराइव्स फर्स्ट इन विच स्टेट, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन कुछ ऐसे ही था। फिर व्हाट इज़ द फोकस डिस्टेंस ऑफ सिंपल मिरर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था ऐसा ही कि व्हाट इज़ द फोकस डिस्टेंस पूछा था। तो अब हो सकता है आपसे कुछ मिरर से बारे में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे ये सब क्वेश्चन अगर हो गया तो अब आपसे पूछ सकता है जैसे कि जो मोटर गाड़ी होता है उसका हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो आपसे हो सकता है पूछ दे, तो वो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। और ऐसे ही आपसे अगर पूछ दिया कि जो गाड़ियाँ होती हैं मोटर गाड़ियाँ, उनके पीछे देखने के लिए जो लगा होता है मिरर, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो वो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही करके अब हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिए गए तो दूसरा ही क्वेश्चन पूछे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फोकस डिस्टेंस वाला कि कितना है, तो ये इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाई अ प्लेन मिरर, कुछ ऐसा शायद पूछा गया था। तो यहाँ पे हो गया द इमेज फाउंड इज़ वर्चुअल, ठीक है। अगर हम बात करें किसी प्लेन मिरर का जो इमेज उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो ये आपका हो जाएगा वर्चुअल, मतलब कि आभासी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो लैटरली इन्वर्टेड, मतलब पार्श्वतः उल्टा, मतलब अगर दायां हाथ दिखाते हो तो आपका बायां हाथ दिखेगा। और यह वस्तु के आकार के एकदम समान ही है, ठीक है, मतलब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, सीधा। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का भी, ठीक है। तो ये आपका था प्लेन मिरर के बारे में। अब आपका हो सकता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पूछ दे, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब ये तो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन अब इससे रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर हो सकता है चैप्टर ही चेंज कर दे, ठीक है। जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है अब हो सकता है कि आप में किसी दूसरे चैप्टर से ज़्यादा पूछे। तो ये बस लेवल देखने के लिए है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं चलो यही एकदम पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड ही। ये बस लेवल पता करने के लिए कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर पूछे जा रहे हैं कि टफ पूछे जा रहे हैं कि क्या पूछे जा रहे हैं। तो अगला है जैसे कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट व्हाट करंट विल बी, ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया है, मतलब शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट का बिहेवियर जो होता है वो कैसा हो जाता है, तो ये बहुत ही हैवी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई सर्किट है यहाँ पे और ये कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम शॉर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अचानक से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तेज़ी से, और बहुत ही हैवी करंट फ्लो करेगा। तो अब इसका आंसर जो भी ऑप्शन में लिखा गया हो, लेकिन ऐसा ही कुछ होना चाहिए, इंक्रीजेज रैपिडली और हैविली, ठीक है, बहुत भारी करंट फ्लो होती है। घरों में भी आप देखते हो कहीं पे अगर शॉर्ट हो जाता है कोई चीज़ तो वहीं से सारी की सारी करंट फ्लो हो जाती है और थोड़ा आग लगने का भी चांस हो जाता है। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था मैंगीफेरा इंडिका, ये बचपन वाला जो हम लोग पढ़ते थे। विच लैंग्वेज लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और वायरस बॉर्न डिजीज़ क्या क्या हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो वायरस से होने वाले रोग पूछा था आपको, अब प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं, तो इन सबको एक बार देख लेना है कि कौन कौन से रोग होते हैं, नहीं तो आपसे पूछ देगा सीधे कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ऐसा पूछ देगा, ठीक है। तो पोलियो हो गया आपका, जैसे डेंगू ज्वर हो गया, चेचक, छोटी माता, गलसोथ, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, ये सब आपके वायरस बॉर्न डिजीज़ हैं, ठीक है। पीलिया हो गया आपका, खसरा हो गया, हपीज़ हो गया, एड्स हो गया, ट्रैकोमा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे जो रोग हैं, ठीक है, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, इन पे आपको देख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अगर ये पूछा गया तो हो सकता है अब अगली बार आपको ब्लड से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड। तो जो अब क्वेश्चन हो गया उसी पे नहीं टूट पड़ना है, थोड़ा सा आपको अलग चैप्टर भी देखना है, बस ये लेवल था। अगला है कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन विच कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऐसा ही था महात्मा गांधी के ऊपर। तो अब ये एकदम एग्जैक्ट यही था कि क्या था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था महात्मा गांधी के बारे में। तो एक तो था कि ये जैसे आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, उसमें गए हुए थे, पहले में नहीं गए थे, ठीक है, दूसरे वाले में गए थे। तो ये और कौन ऐसे नेता थे जो तीनों में गए थे, तो वो आपके हो गएंगे BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर गए थे तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो ये आपके रहे कुछ GK GS के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो इस तरीके का आपका पेपर आया था। अगर कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर अपडेट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और एक चीज़ और मैं कहना भूल गया कि अगर यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन जानने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जिनको पता चल चुका है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू।